वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। देश भर में बाढ़ का प्रकोप देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्य, हर जगह बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है और इस स्थिति में जान माल के कम से कम नुकसान के लिए शासन प्रशासन के स्तर पर और तेजी से काम होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ की वजह से तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। एक बार फिर से भारतीय सेना लोगों की मदद के लिए आगे आई है और आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी, क्योंकि लगातार आप कई राज्यों में देख रहे होंगे बाढ़ का प्रकोप और बारिश लगातार हो रही है, बाढ़ की समस्या सामने आ रही है और ऐसे में जान माल का नुकसान हो रहा है, जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। जानने की कोशिश ये रहेगी कि आखिर इसके पीछे का पर्यावरणीय मुख्य कारण क्या है। बाढ़ लगातार आ रही है, बादल फटने की घटनाएं कहीं कहीं सामने आ रही है, काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, लोगों की जान तक जा रही है। क्या कारण है जो इस समस्या से जूझ रहे हैं लोग और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, क्या प्रबंधन इसके लिए होना चाहिए। और देखिए तस्वीरें आप देखिए, सबसे पहले चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा होगा और ये हाल किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि तमाम राज्य, फिर चाहे वो बिहार हो, असम हो, उत्तराखंड हो या फिर कोई अन्य राज्य हो। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो लगातार बारिश हो रही है, सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं, वहां पर जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीर ये है। तो देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन मुख्य सवाल और बड़ा सवाल ये है कि बाढ़ का प्रकोप तो लगातार हमने देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे कैसे निपटा जाए, कैसा प्रबंधन होना चाहिए और इससे निपटने के प्रबंधन को बेहतर और कैसे किया जाए और चेतावनी जो लगातार मिलती है उससे कैसे सजग हुआ जाए। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार है, आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर कुलदीप मलिक पर्यावरणविद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका नेटवर्क 10 पर। विकास ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, विशेषज्ञ हैं आपदा प्रबंधन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, आपसे मैं शुरुआत इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हिमपात की खबरें आ रही हैं, भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, बाढ़ की खबरें लगातार हम देख रहे हैं, कहीं कहीं बादल भी फटा है, नुकसान हुआ है, लोगों की जान तक चली गई है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है, पर्यावरणीय कारण आपसे मैं समझना चाहूंगी और दर्शकों को भी आप बताइएगा, और साथ ही साथ इसके मुख्य कारण क्या है वो आप विस्तार से जरा बताइए जिससे दर्शकों को भी समझ में आए। देखिए मैडम, आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व में जो भी जागरूक लोग हैं, वो सभी जागरूक लोग पर्यावरण को लेकर किस तरीके से नुकसान हो रहा और खास तौर से जो मानव जाति है, इस मानव जाति ने पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाया, शायद ये अब सभी को पता। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चाएं जो है जगह जगह हो रही। और भाई मैं तो बचपन से एक बात सुनता आया कि जब हम प्रकृति के ऊपर जितना अत्याचार करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी रिवर्स में जो है अपना बदला लेगी। तो कहीं ना कहीं जो भी ये घटनाएं घट रही है, आप भले ही बाढ़ की बात करो, घटने की बात करो, तो ये प्रकृति भी भाई न्यूटन का नियम है कि जो है क्रिया के वो उसमें जो है प्रतिक्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी जो है अपना जो है बदला इस मानव जाति से ले रही। कहीं ना कहीं हम सभी को सोचना पड़ेगा। रही पर्यावरण की बात, भाई पर्यावरण पे बात तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, सरकारें भी पता नहीं पर्यावरण की रक्षा के लिए कितना जो है पैसा जो है खर्च कर रही, लेकिन कहीं हकीकत में क्या काम हो रहा ये भी सोचनी है, हमें सोचना पड़ेगा। आप पहाड़ों की बात करो, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रहा। अभी 15 दिन पहले मैं जो है उत्तराखंड के दौरे पे था, मैं बद्रीनाथ तक गया। मैं देख रहा कि किस तरीके से, आप देखो ऋषिकेश से लेकर और बद्रीनाथ तक जो हमारा हाईवे गया, उस हाईवे को डबल कर दिया गया। उसके लिए किस तरीके से जो है पहाड़ों को काटा गया, पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ। जहां पहाड़ों के ऊपर आप हॉर्न तक नहीं बजा सकते, वहां लोग मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं, वहां पे जो है डीजे बज रही है, वहां पे नाच गाना हो रहा। तो कहीं ना कहीं भाई प्रकृति अपना बदला ले रही और कहीं ना कहीं हमें ये सारी बात समझनी पड़ेगी। केवल पर्यावरण खराब है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा, ये चिल्लाना, अब चिल्लाने से बात नहीं बनेगी। आपको हकीकत पे ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा दूं, हिंदुस्तान के अंदर में हम पेड़ की बात कर रहे हैं, पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर आज
पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति पेड़ सबसे कम है, 28 पेड़ एक व्यक्ति के बंटे में हिंदुस्तान में आ रहे हैं। अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा में लगभग 9,000 प्रति व्यक्ति पेड़ है, अमेरिका में लगभग 7,000 है। तो आप देखो, और दूसरी सबसे गंभीर क्या बात है, हिंदुस्तान के अंदर अभी 10 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। डे था, मैं तो जगह जगह एक ही बात कह रहा है, या तो भाई इस हिंदुस्तान की जनसंख्या को कंट्रोल कर लो या फिर पेड़ बढ़ा लो। अब पेड़ हम बढ़ा नहीं सकते, कहीं ना कहीं 140 करोड़ इस हिंदुस्तान की जनसंख्या होगी। अगर आपको इस पर्यावरण को बचाना, इस देश को बचाना, इस देश में अगर आपको अच्छी हवा बचानी, इस देश में अगर आपको शुद्ध पानी बचाना, शुद्ध खाद्यान्न बचाना, तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा और जनसंख्या को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं ये कैप इसी वजह से लगा रखी थी, जनसंख्या। जी डॉक्टर मलिक, मैं एक और बात आपसे समझना चाहूंगी। एक होता है प्राकृतिक आपदा और दूसरा ये आपदा। ऐसे में प्राकृतिक आपदा को तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आपदा तब आती है जब प्रकृति से छेड़छाड़ की जाती है। मैं चाहूंगी इस पर थोड़ा संक्षेप में समझाइएगा इसको। अगर आपदा आ रही है, नुकसान हो रहा है लगातार, लेकिन गलतियों का जिक्र हम लगातार करते हैं, गलतियां कहां पर कौन कौन सी हो रही हैं, कौन कौन सी मेजर गलतियां हो रही हैं जिससे हम चूक रहे हैं, और ऐसी घटनाओं से हमको दो चार होना पड़ जाता है और जिससे नुकसान हम सभी के सामने है, लोगों की जान तक चली जाती है। जी मैडम, जहां तक आप गलतियां की बात कर रहे हैं, देखो सरकार है, किसी भी देश के अंदर सरकार है और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन ये जो पर्यावरण को बचाना, ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। भाई सरकार भी अपना रोल प्ले कर सके, कहीं ना कहीं आम नागरिक को भी जो है इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और सरकार को भी कठोरतम कदम उठाने पड़ेंगे और सरकार को भी जो करना चाहिए वो काम करने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल, लेकिन डॉक्टर मलिक, अगर वैज्ञानिक पहलुओं की बात की जाए इस पर, तो नहीं, अगर आप वैज्ञानिक पहलुओं की बात करें तो आप ये देखो, आप ओजोन लेयर का आज किसको नहीं पता कि भाई ओजोन लेयर में कितना बुरा हाल है। उसके पीछे जो दो गैस है वो आपका जो है मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो है ओजोन लेयर के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। है, आप देखो विश्व के अंदर जितनी भी ओजोन लेयर के लिए जो खतरनाक गैस है, उसमें अगर हिंदुस्तान की बात करें तो इसमें हिंदुस्तान का भी तीसरा नंबर है। सबसे पहले नंबर पे चाइना का नंबर आता है, दूसरे नंबर पे अमेरिका है, तो तीसरा नंबर जो है हिंदुस्तान का ही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा। और मैं ये कह रहा आपके इस चैनल के माध्यम से, सरकार केवल दिखावा ना करे। अब मानसून का सीजन है, जगह जगह सरकार पौधारोपण कर रही, सब बता देंगे कि उस जिले में इतने लाख पौधे, उस जिले में इतने लाख पौधे। अरे मैं तो कह रहा, अगर इतने पौधे लग जाए और लगकर उन पौधों को पाल लिया जाए, तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा हाल होगा? मैं तो जगह जगह बोलता हूँ, आज हिंदुस्तान में सांस लेने के लिए हवा नहीं रही, पीने के लिए पानी नहीं रहा। लौटूंगी आपके पास, जरा और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मनोज मिश्रा जी, विकास ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगी और समझूंगी भी आपसे कि प्रबंधन किस तरीके से बेहतर होता है आपदा से निपटने के लिए। लेकिन उससे पहले मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, डॉक्टर मलिक को हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी बेहतर तरीके से काम नहीं किया जा रहा है आपदा उससे निपटने के लिए। जो मैनेजमेंट होता है वो इतना बेहतर नहीं किया जाता है। यही वजह होती है कि कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है और भुगत रहे हैं वो खामियाजा हम लोग। तो आपको लगता है कि गलतियां हो रही हैं प्रबंधन में? परस्पर दोनों चीजें एक सिक्के के दो पहलू हैं जी। कारण यह है कि प्रबंधन आपको तरीका बता सकता है, दिशा निर्देश दे सकता है, लेकिन दैनिक जीवन में स्वयं से लिया गया इनिशिएटिव जब तक नहीं हम इसको लेके आएंगे तब तक ये चीजें सफल नहीं होंगी। उदाहरण के तौर पे कारण यह है कि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ये आबादी कहीं न कहीं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा, संपदा, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम चीजों के पर लोगों का लगाव, झुकाव, और उदाहरण के तौर पे आप चाहे वो बाइक्स की बात कर लें, कारों की बात कर लें, फैक्ट्रियों की बात कर लें, एसी की बात कर लें। आप अगर 5 साल से पहले जाइए, 7 साल से पहले जाइए, 10 साल से पहले जाइए, और एक एसी के बारे में ही जितने लोगों को ठंडक अंदर देती है उससे 10 टाइम से बाहर वो गर्म हवा देती है। तो वृक्षारोपण की चर्चा आज हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम ही उसके कारक हैं। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के द्वारा इस प्राकृतिक संसाधनों पर किया गया अत्याचार, जो
भोग विलास के लिए हम चीजों की इस्तेमाल करते हैं, नौकर हमको ज्यादा चाहिए, गाड़ियां हमको ज्यादा चाहिए, तो सरकार संसाधन दिशा निर्देश दे सकती है। दीपिका जी, एक छोटी सी बात है, हम तब तक बेल्ट नहीं लगाते हैं गाड़ी की जब तक गाड़ी की आवाज या हमको फाइन का डर नहीं होता है। हम ही तो वो व्यक्ति हैं। यही बात हमारी ऑक्सीजन से लेके पानी से लेकर, देखिए प्रदूषण का बेसिक जो मामला वो ऑक्सीजन से है, पानी से है और भोजन से है और दैनिक दिनचर्या की चीजों से है। अगर हम इसी को शुद्ध करने में विगत दिनों विश्व आपदा आई, आपने देखा होगा जब लोग पहले दूसरे तीसरे कोरोना काल में घरों में बैठे थे, तो आपने सबने महसूस किया था कि चिड़िया का चहचहाना और पानी और हवा और बहुत सारी जगहें तो ऐसी थी जहां पर हिमालय की चोटियां दिखाई देना शुरू कर दी थी। इसका मतलब कि हमारे द्वारा उत्पन्न किया गया जो प्रदूषण है उससे हम खुद का नुकसान कर रहे हैं, हजारों हजार बीमारियां ले रहे हैं, पेस्टिसाइड से लेके क्या क्या करके। तो कृत्रिम, मैंने इसलिए शुरू किया था कि हमारे स्वयं के द्वारा लिया गया इनिशिएटिव। और दूसरी बात, प्रतिवर्ष प्रदेश और देश की सरकारें जितना वृक्षारोपण करके एक नया मापदंड तय करती हैं, वो एक साल बाद कितने उसमें जीवित रहते हैं इसका लेखा जोखा कभी नहीं होता है। अगर हम इस पर भी ध्यान दे दें तो मुझे लगता है कि चीजों को हम मदद करने में सहायक होंगे। और आबादी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ये हम डर से करेंगे। बिल्कुल मनोज जी, एक नहीं तमाम कारण है इसके, लेकिन जब चेतावनी दी जाती है कि आपदा जब मानसून दस्तक देता है या फिर कुछ ऐसा लगता है तो मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी देता है और निरंतर चेतावनियां जब हम देखते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब प्रबंधन जब बनाया जाता है उसे बेहतर कैसे किया जाता है ये अब समझेंगे विकास ज्योति जी से। विकास ज्योति जी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो चेतावनी जब अगर जारी हो जाती है उसके बाद सबसे पहले क्या किया जाता है, कैसे प्रबंधन बनाया जाता है और कैसे कार्य करने की योजना बनाई जाती है, वो जरा समझाइएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रबंधन की बात रहती है, यानी कि लोग प्रबंधन समय पूर्व नहीं कर पाते हैं। समय पूर्व जो प्रबंधन होता है वो वही खामियां वहीं से शुरू होती है। जैसे बाढ़ जो है ये संभावित है, यानी आना है प्रत्येक साल। इस बाढ़ की समस्या से जैसे आप उत्तर बिहार में हो गया या सीमांचल हो गया या कोसी हो गया, ये हमारे बिहार की जो समस्या है ये प्रत्येक साल लोग अपने जान को नुकसान पहुंचाते हैं, फसल नुकसान होता है, मवेशियों को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या हो जाता है कि हम लोग इसको रेगुलाइज नहीं कर पाते हैं कि समस्या से रेगुलर तरीके से कैसे लड़ा जा सकता है। ठीक है, हम लोगों को पेड़ का, पर्यावरण के प्रति एकदम उदासीनता है, यानी कहीं न कहीं आम जनजीवन तो इसके प्रति उत्तरदायित्व है और प्रशासनिक हलके भी, यानी कि सरकारी समस्या उन लोग जो आपदा है वो आपदा को मतलब सिर्फ संपदा के रूप में देखते हैं कि यानी कि समय पर जब आपदा आए तो उस तरीके से लूट खसोट में जो व्यस्त हो जाते हैं और उसकी समान तैयारियां नहीं हो पाती है, पूरी तरीके से हम उसको तैयारी नहीं कर पाते हैं, बांध कर रख रखाव नहीं कर पाते हैं, या पर्यावरण का कहीं कहीं पर जैसे पेड़ लगाने की संख्या है तो उसको हम लोग पेपर पे तो उतार देते हैं। ठीक है, बहुत सारे अभियान चलते हैं कि भाई जल जीवन बचाना है या जल जीवन हरियाली है या पेड़ लगाओ, इतने करोड़ पेड़ लगे हैं, लेकिन वो स्थल पे कहाँ दिखता है? वो सिर्फ एक कागजी खाना पूर्ति भर रह जाता है। और इसमें हमारी भी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही, सरकार की जवाबदेही, सभी लोगों की जवाबदेही। जी बिल्कुल विकास ज्योति जी, मैं आपके अनुभव से अब समझना चाहूंगी प्रबंधन को, जिससे हम देखते हैं कि जब इस तरीके से दिक्कतों पर मंथन होता है और जब ऐसी चेतावनियां जारी की जाती हैं तब आप लोग किस तरीके से इसका मैनेजमेंट तैयार करते हैं, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, हम लोगों का सुझाव सरकार को भी होता है, आम जनजीवन को भी होता है कि हम लोग जैसे पेड़ जल जीवन हरियाली के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं, तो हमेशा से हम लोग पर्यावरण के तौर पर जितनी संख्या में पेड़ की संख्या हम लोग बढ़ा सकते हैं, ये मुख्य मुद्दा है। हम लोग हर एक स्तर पर वृक्षारोपण का काम करते हैं। तो वृक्षारोपण से क्या होता है कि बाढ़ से जो कटाई होता है, जमीनों की जो कटाई होती है, वो कटाई पे रुकाव लगता है। हम लोग इसके लिए जो बांध के नजदीक पेड़ पौधे का लगाने का काम होता है, उस पे हम लोग बहुत तरीके से काम करते हैं या सरकार को समय समय पर इसके प्रति हम लोग जागरूक करने का कोशिश करते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ अवैध, जैसे अभी हाईवे का निर्माण चल रहा है या सड़क का निर्माण चल रहा है, तो पेड़ जो पूर्व से लगे हुए हैं, उस पेड़ की अवैध कटाई चल रही है। उसके जगह पे नए पर्यावरण इसी तरह से नहीं लगाए जा रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम लोगों का बाढ़ से जो है वो सुरक्षा खतरे में आ रहा है। जैसे हमारे बहुत सारे लोग, मित्र लोग जो बता रहे थे कि इस तरह की जो समस्या है, मतलब पर्यावरण को बचाने की, तो ना हमको पर्यावरण से, पेड़ पौधे से हो रहा है कि वो भी खतरे में है, जलवायु परिवर्तन खतरे में है जी। ये सब सारा खतरा हम लोगों को बचाव नहीं रखने के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। बिल्कुल, और देखा है हमने कि विश्व स्तर पर अब तो ग्लोबल वार्मिंग की बात कही जा रही है, इससे निपटने की बात कही जा रही है, एक्टिविस्ट तमाम सामने आते हैं, लेकिन बावजूद इसकी समस्याएं जस की तस बरकरार हैं। डॉक्टर मलिक, प्रकृति को नुकसान लगातार पहुंच रहा है, प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, और इन्हीं गलतियों की वजह से जब असंतुलन हो जाता है तो इस तरीके से समस्या फिर सामने आ जाती है। मसलन जिम्मेदारी हर किसी की है, जिम्मेदारी एक आम व्यक्ति की भी बनती है इस पर। जी मैम, बिल्कुल आम व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है। अभी जैसे सभी जो मेहमान हैं वो पर्यावरण को लेकर भाई चिंतित है, और इस पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए, और ये पर्यावरण बचाना, ये मैं पहले ही बोल चुका, ये केवल सरकार का काम नहीं, ये हमारा, आप और सभी लोगों का काम है। और मैं तो कह रहा मीडिया, आप लोग भी इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सको भाई, लोगों को अवेयर करने में। लेकिन मैं फिर अपनी बात को उठा रहा, मैं केवल और केवल ये चाह रहा, सरकार से ये चाह रहा। अभी एक मेहमान ने और इस बात का समर्थन किया कि आज हमारे देश की जनसंख्या इतनी हो चुकी कि हम, जनसंख्या इतनी है भाई, अगर आप आंकड़ों की बात करो, अरे पूरे विश्व की 18% जनसंख्या हिंदुस्तान के अंदर, अगर पूरे विश्व का वन क्षेत्र देखो, वन क्षेत्र हमारे पास केवल और केवल 2.8% है। पीने का पानी हमारे पास जो है 4% है। डाटा ये बता रहे कि जितना हमारे पास वन क्षेत्र है और जितना हमारे पास क्षेत्रफल है, उसके अकॉर्डिंग हिंदुस्तान की जनसंख्या मात्र केवल और केवल 20 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जनसंख्या है 140 करोड़, यानी कि 7 गुना ज्यादा जनसंख्या इस हिंदुस्तान के अंदर है। तो जब 7 गुना ज्यादा जनसंख्या है तो हम वहां पे पर्यावरण संरक्षण के विषय में कैसे सोच सके? तो कहीं ना कहीं इस देश की आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आप जो है प्रति किलोमीटर का घनत्व हिंदुस्तान के अंदर देखो, यहाँ 1 किलोमीटर में 400 से ज्यादा लोग रह रहे, जबकि मैं अगर दूसरे डेवलप्ड कंट्री की बात करूं तो वहां 1 किलोमीटर के अंदर 100 से नीचे लोग हैं। चाइना की पॉपुलेशन आज सबसे ज्यादा है, वहां पर भी 1 किलोमीटर के अंदर 146 लोग रहते हैं। तो आप कैसे पर्यावरण बचाओगे इतनी जनसंख्या को लेकर? जितना डेवलपमेंट सरकार कर रही, आप हाईवेज की बात करो, आप दूसरे अगर डेवलपमेंट की बात करो, क्यों भाई, जब डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं प्रकृति के संसाधन को जो है नष्ट करना, बिल्कुल कहीं ना कहीं पुराने संसाधनों को नष्ट करना पड़ता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जितने रोड्स बन रहे पहाड़ों के अंदर, तो भाई वहां पे पहाड़ काटे जा रहे, वहां पे पर्यावरण को नुकसान हो रहा, तो कहीं ना कहीं उसका जो है खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा। तो सरकार को मैं केवल और केवल आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाह रहा कि आप कितना ही पर्यावरण बचाने की बात करो, लेकिन जब तक आप इस देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं लगाएंगे, और वो भी जागरूकता के माध्यम से नहीं, इस देश में जल्द से जल्द और सख्त से सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर ही उस पर आप कंट्रोल लगा पाएंगे, तभी पर्यावरण की रक्षा भी होगी, ये मानव की रक्षा भी होगी। अदरवाइज आज मानव ने धीरे धीरे दूसरे जीवों को तो खत्म कर दिया। मैं तो मैडम कई बार देखता हूँ दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली हमारी राजधानी है, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज पर्यावरण का हिंदुस्तान के अंदर इतना बुरा हाल है कि वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे कोई पोल्यूटेड राजधानी है तो हमारी राजधानी नई दिल्ली है। आंकड़े आपको ये बता रहे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी की बात करें तो उसमें से 7 शहर हिंदुस्तान के हैं। तो यहाँ तो अब पक्षियों ने भी आना बंद कर दिया। पहले दिल्ली के अंदर इतने पक्षी विदेशों से आते थे, अब वे सारे के सारे पक्षी ठीक है डॉक्टर मलिक, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी घटनाओं को और अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो जनसंख्या पर नियंत्रण भी करना होगा। मनोज जी, कुल मिलाकर, क्योंकि देखिए अगर बात जनसंख्या की हो या फिर पर्यावरण की हो तो ऐसा नहीं है कि अभियान नहीं चलाए जाते हैं। आप भी देख रहे होंगे हर एक स्टेट अभियान चलाता है पौधे रोपने का। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक बड़ा अभियान चलाया गया पौधारोपण का, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए तो चलाया गया। दूसरी तरफ अगर बात करें उत्तराखंड की तो जिस तरीके से वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार जागरूक करते हुए लोगों को नजर आते हैं। फिर चाहे जनसंख्या की बात कर लें, उसके लिए भी लोगों को जागरूक किया जाता है। जब तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तो फिर दिक्कत कहां पर आ रही है, कमी कहां पर छूट रही है?
देखिए दोनों चीजें जुड़ी जरूर एक क्योंकि दूसरे से हैं, क्योंकि लेकिन सिर्फ दोनों एक चीजें बार सवाल उठा देना, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक बार सवाल उठा देना कि इस तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो ये तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि अभियान तो चलाए जाते हैं, लेकिन कमी मैं जानना चाहूंगी कि कमी किस स्तर पर छूट रही है? क्या धरातल पर अच्छी तरीके से अभियान काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कहीं और दिक्कत आपको समझ आ रही हो? दीपिका जी, आपदा प्रबंधन और वातावरण, इन दोनों चीजों को मेंटेन करना दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं। आपदा प्रबंधन की स्थिति उस तरीके से कि जैसे आपातकालीन या इमरजेंसी में किसी भी चीज की आवश्यकता तो पड़ सकती है, बिल्कुल। लेकिन वो जो 12 महीने में 10 महीने हम सामान्य स्थिति में रहते हैं, उस दौरान हमारी फाइलें और हमारी योजनाएं बंद रहती हैं। और दूसरे शब्दों में आप बताना चाहेंगे कि आपदा में अवसर सवाल तो उठ जाता है, लेकिन कुप्रबंधन और मतलब व्याप्त भ्रष्टाचार, जिन जिन इलाकों की बाढ़ की हम लोग बैठ के चर्चा करते हैं जुलाई और अगस्त महीने में, आप उनको 30 जून और 1 सितंबर के बाद देखिए तो लोग अपने घरों में चले जाते हैं, फिर से घर बन जाते हैं, सारी चीजें। वो वहां के जो क्षेत्रीय अफसर है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, या वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, उसकी प्लानिंग वो 10 महीने क्यों नहीं करते हैं कि विगत 20, 25, 30 वर्षों से जिन आपदा को हम लगातार झेलते आ रहे हैं, या हमारा राज्य, हमारा जिला झेलते आ रहा है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? तात्कालिक रूप में, चाहे बड़े शहर मुंबई, दिल्ली, इनकी बात करिए, जैसे बारिश होती है देखिए तो लगता है कि हम बारिश में तालाब में चलने गाड़ियां डूब जाती। वहां भी वहां की जो म्यूनिसिपैलिटी है, उसका बड़ा करप्शन है, बड़ा भ्रष्टाचार है। दोनों चीजें पैरेलल है, एक के साथ। देखिए वातावरण के साथ लगातार विकास को लेकर के छेड़छाड़ हो रही है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ इन योजनाओं में जो भ्रष्टाचार से लोग जुड़े हुए लोग हैं, और 10 महीने तक इसकी शिथिलता एक बहुत बड़ा कारण है। अगर उस 10 महीने तक इसमें काम हो तो मुझे लगता है कि इस समस्याओं का समाधान आने वाले समय में हो जाएगा। ठीक है मनोज जी। विकास ज्योति जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि लगातार कुप्रबंधन की बात कही जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रबंधन तो बेहतर होता है, लेकिन कमी यहाँ पर भी छूट जाती है। और एक बात और, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि कोई दिक्कत या फिर कोई आपदा आती है तो सेना ही सबसे पहले आगे आती है, तो हर बार हम सेना के भरोसे तो नहीं रह सकते हैं। बेहतर प्रबंधन हमें बनाना होगा इससे निपटने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुप्रबंधन जो है, कुप्रबंधन एक मुख्य समस्या है। अस्थायी समाधान की ओर अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या मेरा यही पे आकर अटक जाता है। सरकारी धनराशि जो खर्च होना है, जो सरकार को धनराशि खर्च करना है, वो तो होता ही है, लेकिन ये धनराशि कहाँ पे खर्च होता है, किस कुप्रबंधन में ये खर्च होता है, हम लोग इसके प्रति नहीं सोच पाते हैं, या सरकार नहीं सोच पाती है, या हम अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पाते हैं, या जो इससे जुड़े अफसर हैं वो इस योजना को धरातल पर नहीं उतर पाते हैं, यानी अस्थायी समाधान की ओर कोई रूपरेखा नहीं है। जैसे अवैध खनन है, बरसात खत्म होने के बाद अवैध खनन का जो दौर चलता है वो व्यापक पैमाने पर चलता है, और ये अवैध खनन के चलते बाढ़ की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या अवैध खनन के चलते भी होता है, जिससे कि आपको मिट्टी कटाई यानी अवैध खनन के चलते होता है, गंगा किनारे या यमुना किनारे या जो नदी के किनारे जो अवैध कटाई होता है, उसमें कितने गांव के गांव जो है वो हर एक साल मिल जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, पता नहीं चलता है। बिल्कुल, इस तरीके से घटनाओं से निपटना है तो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, और सबसे बड़ी बात है प्रबंधन को बेहतर करना, मजबूत करना, तभी इन आपदाओं से निपटा जा सकता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में और अपना समय हमें देने के लिए। तो देखिए, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हर बार प्राकृतिक आपदा कहकर इन हालातों को टाला तो नहीं जा सकता है, क्योंकि बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं को देखते हुए शासन प्रशासन के स्तर पर कुछ ऐसे प्रबंधन करने होंगे जो इनके चलते होने वाले नुकसानों को कम कर रहे हैं। हर बार बरसाती मौसम में लोगों को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता है, और ये अच्छी बात है कि एक बार फिर से सेना लोगों की मदद के लिए आगे आई है, लेकिन देश भर में आपदा प्रबंधन के स्तर पर ठोस काम करने होंगे। नदियों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया पर मंथन करना होगा। फिलहाल केंद्र और राज्य इस पर मंथन लगातार कर भी रहे हैं। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, और फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।